सो हे चम्स, इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 6 करने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के साथ, जिसमें हर क्वेश्चन का लॉजिक, शॉर्टकट, कॉमन मिस्टेक्स क्लियर करूंगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं आपके, बल्कि आपको ये समझने के लिए है कि आप एग्जाम के लिए कितना एक्चुअल में कितना रेडी है। तो हर क्वेश्चन को आप वीडियो खुद पॉज करेंगे और खुद देखेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए अन्य मॉडल पेपर में, सारे मैंने बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चंस कराए। एक मॉडल पेपर मैंने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट हमसे गलती हो गई थी, उसको बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया ये यहाँ पे करेक्शन कराइए। लेकिन जितने मैंने थोड़ा ही लेवल अप करके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किए, तो बहुत कम लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ से डिटरमाइन करिए कि कितना कंपटीशन कम है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रिवीजन हुआ ही नहीं है, और वो रिवीजन की वजह से और बैकलॉग की वजह से तैयारी छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ ऐसे ही। और आज से तुमको, कल से प्रॉपर तुमको मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यूज क्लासेस मिलती रहेंगी, और आपको जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। कि थोड़ा यार मेरे को काम रहता है हर प्रकार का, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट व्हेन लाइट रिएक्शंस सिंथेसाइज ओनली एटीपी? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो एटीपी का जो सिंथेसिस होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पीएस सेकंड होता है वो पार्टिसिपेट नहीं होता, क्योंकि आपने जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि पीएस सेकंड जो होता है डू नॉट पार्टिसिपेट, है ना, डू नॉट पार्टिसिपेट। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही होगा कि जो पीएस सेकंड में होता है, पीएस सेकंड केवल ओटीपी, अगर ओनली एटीपी सिंथेसिस देखें हम लोग, एटीपी सिंथेसिस देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फोटो फास्फोलाइरेशन होता है ना, लाइरेशन होता है। तो फोटोफॉस्फोलाइरेशन होता है, साइक्लिक, वो भी क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोलाइरेशन होता है। तो वो इसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ किसमें, किसमें सिर्फ इन्वॉल्व होता है, पीएस फर्स्ट में, डज नॉट पार्टिसिपेट पीएस सेकंड। तो ये जो फेराडक्सिन लिखा है, प्लास्टिसिन, ये तो सारे पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन पीएस सेकंड ऐसी चीज होती है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं होती। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें पार्टिसिपेट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच वन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन? एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का समझ गए मतलब, यानी कि ऐसे कौन से जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कराते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कराते हैं, ट्रू, नो। बीजीए करता है, फंगी भी करता है। तो ये जहाँ पे आपको ट्रू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिल रही है, ये नहीं करते, क्योंकि आपको जो बिना ऑक्सीजन के भी फोटोसिंथेसिस कराते हैं। यानी कि इसका मतलब यही हो गया कि दीज बैक्टीरिया परफॉर्म परफॉर्म एनोऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक मतलब क्या हो गया कि नो O2 रिलीज, है ना, सॉरी, नो O2 रिलीज, यानी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एनऑक्सीजेनिक होते हैं, वो बिना फोटोसिंथेसिस के ही प्रकाश संश्लेषण करवा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज। लाइट एनर्जी यूटिलाइज का मतलब क्या हो गया कि कन्वर्टिंग एडीपी इनटू एचटीपी, नो। एंड कन्वर्टिंग CO2 इनटू O2, बिल्कुल गलत। एंड कन्वर्टिंग CS6 ग्लूकोज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नो। कन्वर्टिंग एडीपी इनटू O2, ये बिल्कुल सही चीज लिखी हो, क्योंकि आपको पता है जब एडीपी पहले बनता है बाद में एटीपी बनता है। एटीपी कितना बनता है वो आपको बताना, कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो लाइट रिएक्शन का काम होता है वो एटीपी बनाता है ना, जो लाइट रिएक्शन का काम होता है वो कौन काम करता है, वो एटीपी काम करता है, एटीपी बनाना होता है ना, लाइट रिएक्शन का काम। बाय द यूज ऑफ C14 रेडियो आइसोटोप्स, व्हिच फैक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज एस्टैब्लिश का मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द CO2, नो। एंड ग्रीन कलर्स आर एसेंशियल इन द फोटोसिंथेसिस, शायद। डार्क रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द लाइट रिएक्शन, शायद। O2 रिलीज अ हाइड्रोजन डोनर। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन बताइए। इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड यू शुड बी रिमेंबर कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर जो भी बच्चा, मतलब जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ 24 ऑफ 24 कर दे, दैट्स वाई मैं ये समझता हूँ कि उसका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, और वो इस साल भी अच्छा सिलेक्ट होने वाला है और अच्छे भी मार्क्स गेन करेगा। ठीक है, चलिए बताइए। रेडियो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज फ्रॉम द CO2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कैल्विन होता है, जो कैल्विन आपको यहाँ पे दिया गया है, कैल्विन यूज C14 से CO2 टू शो, क्या दर्शाता है, टू शो कार्बन ऑफ ग्लूकोज
कार्बन ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2, यानी कि ये जो एक ऐसी चीज दर्शाता है जो कहाँ से आया है, CO2 से आया है, जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉरी, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। Concept of the gases exchange during the photosynthesis was established by the experiment uses. एक्सपेरिमेंट यूजेस का मतलब क्या हो गया कि एक्सपेरिमेंट यूजेस का मतलब हो गया कि बेलजार में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो O2 क्लेडोफोरा ये अलग चीज़ है, ये अलग हम इसको डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता है कि बेलजार जो होता है वो पहले एक्सचेंज किया गया था, गैस एक्सचेंज में प्रूव किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये एक रिएक्शंस आपको दी गई, इसका बताना है कि एक अगर हम ऑक्सीजन से बदले तो किस जीव के लिए सही रहेगा। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के लिए सही रहेगा, या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए सही रहेगा, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे हिसाब से साइनोबैक्टीरिया के लिए सही रहेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिख रही है, इस रिएक्शन में सीधा और सीधा एक ही मतलब है कि जो यूज होता है यहाँ पे, जो H2O यूज हो रहा है, H2O एज अ हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है और रिलीजिंग कर रहा है ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को निकाल रहा है और हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है ना, डोनर की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर, मेम्ब्रेन सिस्टम इज अ क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब क्या हो गया कि ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को फंसाना, है ना, या एटीपी का संश्लेषण कराना, या एनएडीपी संश्लेषण कराना, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को पॉज करिए और प्लीज इसको पूछ ले। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड मेम्ब्रेन सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? ये क्लोरोप्लास्ट का मतलब यही कि जितनी भी थाइलाकॉइड चीजें होती हैं, थाइलाकॉइड जितने भी होते हैं, थाइलाकॉइड जितने भी होते हैं, मेम्ब्रेन एक ही काम करता है, क्या करता है वो सब कुछ करता है। लाइट ट्रैपिंग भी करेगा एंड एटीपी सिंथेसिस भी करेगा, और एक चीज़ एनएडीपी एस सिंथेसिस भी करेगा। देखो जब भी आप क्वेश्चन करें तो एनसीईआरटी को ओपन करके रखें। मैंने एनसीईआरटी को ओपन करके रखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने टाइम पे पढ़े थे, तो मैं कॉन्सेप्ट उन्हीं से देख के मैं रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, यानी कि डी होगा। मैंने सबके बारे में बताया। व्हाट वी कैन कंक्लूड द क्लोरोफिल ए द चीफ पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस बिकॉज का मतलब क्या हो गया कि क्या वो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट होता है, या एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल द स्पेक्ट्रम, दैट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखो, पहले एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो मैच करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब यूवी लाइट, ये तो गलत चीज लिखी हुई है। नो अदर पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट, ये भी गलत चीज लिखी हुई है। तो ये जहाँ पे जो बी आंसर है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये चीज मैच कर जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन होता है स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए जैसा ही होता है, जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आपको बताया। समझ गए? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8-9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या पाया जाता है? केल्विन साइकिल में फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है, या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है, या फिर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन पाया जाता है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाया जाता है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन पाया जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो पाई जाती है वो आपको बताना है। तो इसमें वो एक ही चीज़ पाई जाती है, वो ये कि इसमें जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो वाली चीज़ तो इसमें कभी नहीं होगी, है ना, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने पीएस फर्स्ट में अभी पढ़ा। एंड ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जो दिया गया है वो भी चीज़ नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो पाई जाती है वो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन पाया जाता है, क्योंकि जो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि जो कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल्स involve reduction of CO2 using ATP and NADP। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द C4 साइकिल टेक्स प्लेस, तो वो शुगर केन में है ना, शुगर केन में, क्योंकि शुगर केन क्या होता है, शुगर केन इज अ C4 साइकिल प्लांट होता है, C4 साइकिल प्लांट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट PS फर्स्ट एंड PS सेकंड डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि किन पहलू में भिन्न होते हैं। चलिए बताइए, तो किसमें भिन्न होते हैं वो आपको बताना है।
तो वो सारी चीज़ों में भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें रिएक्शन सेंटर भी होता है, लोकेशन ऑफ द थाइलाकोइड और मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और रिडक्टिव बिहेवियर भी पाया जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो उसका राइट आंसर वो होगा डी होगा क्योंकि आपको पता है जो एक्सप्लेनेशन डिफर करता है, जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें क्या चीज़ होती है? P700 एंड P680 ये होता है, लोकेशन भी होता है इसमें। लोकेशन के बाद रिडॉक्स बिहेवियर भी होता है। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सबको याद नहीं रहता, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर कीमियो ऑस्मोसिस। तो कीमियो ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया? तो कीमियो ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया कि कीमियो ऑस्मोसिस जो चीज़ दी गई है वो नॉट एसेंशियल होती है, सिर्फ और सिर्फ फोटोलाइसिस ऑफ H2O। फोटोलाइसिस कीमियोसिस नीड कीमियोसिस नीड कीमियोसिस नीड्स मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स, पंप्स, फोटोलाइसिस ऑफ H2O। तो सारी चीज़ें कंपल्सरी होती है इसमें, ये आपको बात पता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये फर्स्ट पेज से क्वेश्चन है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग KOH। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग KOH का मतलब क्या हो गया कि KOH के द्वारा जो लीफ का प्रयोग क्या संदित हुआ? तो क्या संदित हुआ? उसमें वही हुआ कि जो CO2 होती है वो रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ वेरी ईजी और ये यूनिवर्सल भी होता है कि नहीं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या ही होता है, जो होता है आपको पता होनी चाहिए बात, है ना? तो इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जो KOH होता है, जो KOH होता है, KOH क्या करता है? KOH अब्जॉर्ब करता है, KOH एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? किसको? CO2 को एब्जॉर्ब करता है और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं करता। स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं करता, दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी होगा। वाटर रिक्वायर फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि वाटर रिक्वायर तो फोटोसिंथेसिस में होती है, लेकिन अलग चीज हो गया। ऑक्सीजन रिलीज ग्रीन प्लांट रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली लाइट, गलत चीज है। वो लाइट में भी होता है, डार्क में भी होता है। अगर आप एक्सप्रेशन के तौर पर पढ़ेंगे जब आप हायर स्टडीज में आएंगे, ठीक है? तो हु इज डिस्कवर्ड ऑक्सीजन व्हेन? तो ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था 1774 में। बाकी तो अलग चीज लिखी है। TW इंगलमैन, तो ये अलग चीज है। तो नेम ऑफ द ग्रीन एल्गा यूज टीवी एंगलमैन इन एक्सपेरिमेंट। इंगलमैन टीवी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया कि हरी शैवाल का प्रयोग किया। तो किसमें किया था? वो क्लैडोफोरा में किया था, क्लैडोफोरा में किया था, है ना? क्लैडोफोरा में किया था क्योंकि जो TW एंगलमैन है वो एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ वो क्लैडोफोरा में, क्योंकि उन्होंने बताया था यूज टू यूज टू स्टडी एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, है ना? तो क्लैडोफोरा में उन्होंने उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। विच फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिजेंबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस रिजेंबल द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल A और B। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस रेट मैचेस एब्जॉर्ब्स ऑफ बोथ पिगमेंट, यानी कि दोनों क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैच करता है। दोनों क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैच। समझिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हाउ वी कैन सेपरेट लीफ पिगमेंट ऑफ द ग्रीन प्लांट। कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि क्रोमेटो वर्ड का मतलब क्या हो गया? लीफ, कलर हो गया। लीफ हो गया कि कलर हो गया, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिल्ट्रेशन और कंडेंसेशन नहीं, एक अलग चीज लिखी है। व्हाट इज द कलर ऑफ जेंथोफिल्स? जेंथोफिल का कलर कैसा होता है? तो जेंथोफिल का जो कलर होता है वो पीला होता है ना? पीला होता है। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द विच रीजन स्पेक्ट्रम। तो किस रीजन में स्पेक्ट्रम होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है हमारा ग्रीन एंड ग्रीन एंड ग्रीन एंड ब्लू में। गलत चीज लिखी गई है। ग्रीन एंड रेड में भी गलत है। जब ब्लू एंड रेड जहाँ पे लिखा होगा वो सही है। ये जो ब्लू डी आंसर का राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है जो ब्लू ब्लू और रेड लाइट, जो रेड लाइट होती है उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर टी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट कौन सा हो गया? एसेसरी पिगमेंट हो गया, सारे हो गए, क्योंकि क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल्स, कैरोटीनाइड सारे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी लिखी हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, जेंथोफिल्स एसेसरी पिगमेंट। कैसे हैं ये सब? एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट का वर्ड मतलब समझते हो ना? एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से होता है, गलत चीज लिखी है।
सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स यस, एसेसरी पिगमेंट तो मैंने ऊपर ही पढ़ा दिए, और एंटेनी मॉलिक्यूल जो है वो अलग चीज, अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि जो सिंगल क्लोरोफिल ए होता है वो मॉलिक्यूल से ही, रिएक्शन सेंटर जो होता है वो किससे बनता है, क्लोरोफिल ए से ही बनता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या मतलब, क्या हो गया कि सारे एसेसरी पिगमेंट हो गए, ये तो मैंने सब बताया आपको पहले ही। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कैसी चीज है, वो है फिजियोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तो एक एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन होगी, जब आप पढ़ेंगे बीच में लिखी हो, या तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फिजियोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन होता है, तो वो यहीं पे होता है, क्योंकि ये जो चीज लिखी गई है वो यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें CO2 रिड्यूस होता है और H2O ऑक्सीडाइज होता है, H2O ऑक्सीडाइज होता है, तब जाके ये रिडॉक्स रिएक्शन को प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दें क्योंकि यहाँ पे टाइम वो सॉरी यहाँ पे स्पेस है नहीं। अब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई होप कि अपने बायो में बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन थे और आपने बहुत अच्छा लेवल अपना बना के रखा होगा और आपने स्कोर किए होंगे 24, आई थिंक दैट। ठीक है, तो 24 तो आपको स्कोर करनी ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और आज नहीं तो कल अगर क्वेश्चन पेपर आ गया तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन आर नोन एज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इका वर्ड जो दिया गया है ये एक प्रकार के आईयूपीएससी के नाम दिए गए हैं, मतलब उनके सिनोनिम्स है। और इका एल्यूमिनियम जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो चीज एक ऐसी चीज होती है जो मेंडलीव साहब ने बताया था। जो इका एल्यूमिनियम चीज लिखी गई है वो है गैलियम के लिए, और इका सिलिकॉन जो चीज लिखी गई है वो है जर्मेनियम के लिए। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मैं थोड़ा आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बता देता हूँ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स 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 ऑन atomic number नॉट atomic mass। यानी कि वो कि आवर्त सारणी के अनुसार जो परमाणु क्रमांक होते हैं किस पर निर्भर करते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, एटॉमिक मास पर निर्भर करते हैं। तो ये जो चीज यहाँ पे लिखी होगी वही आपको बताना। देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यस, बिल्कुल सही लिखा है चीज। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत चीज लिखी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ लेते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक वेट। ये भी थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से सही लिखा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू अगर हम मेंटलीव देखें तो ये चीज गलत लिखी गई है। इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से ए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब क्या होगा, सही चीज आपको बतानी है। तो सही चीज क्या है, द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम। पी ब्लॉक के में 6 कॉलम होते हैं। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल इन द पी सबसेल। यानी कि मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई मतलब घेरते हैं, है ना, जो स्थान घेरते हैं ऑर्बिटल, तो पी सबसेल में होते हैं। गलत चीज लिखी है। द D block has 8 column because maximum of the 8 electron can occupy all the orbital of D subcell। ये एक बिल्कुल सही चीज लिखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा वो चीज ये कि डी ब्लॉक के पास कितनी चीजें होती हैं। डी ब्लॉक के पास 10 कॉलम होते हैं। ये चीज गलत लिखी थी, इसको मैं सही कर रहा हूँ। 10 कॉलम होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी सबसेल होल्ड करता है 10 इलेक्ट्रॉन को, है ना। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही लिखी गई है। ये भी चीज, द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू द एचमेथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सबसेल विच रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज वेरी करेक्ट चीज। बाकी ये चीज जो लिखी गई दोस्त, ये थोड़ा गलत लिखी थी, इसको मैंने सही कर दिया कि यहाँ पे जो पी ब्लॉक चीज लिखी गई है, पी ब्लॉक के पास 10 कॉलम्स होते हैं। कितने, 10 कॉलम्स होते हैं, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नॉट 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डी सबसेल को होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा समझने वाली चीज नहीं थी, लेकिन थोड़ा इजी था। एलिमेंट विच, क्वेश्चन नंबर 4, element which generally exhibit multiple oxidation state whose ion are usually colored। ऐसे कौन सी चीज है जो सामान्यतः अनेक ऑक्सीडेशन अवस्थाएं दिखाते हैं, जो आयन जो होते हैं उनके वो रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब समझ गए। तो इसमें हम अगर पैरामैग्नेटिक को डायमैग्नेटिक से कंसीडर करेंगे, दैट्स व्हाई आप बता सकते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो बताओ भाई, म्यूटलाइट होता है, बिल्कुल नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट, यस ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू पार्सली फिल्ड d orbital
डी ऑर्बिटल, है ना। नॉन मेटल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, गैसेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि गैसेस रंगीन होती हैं, लेकिन अपने कोई भी गैस रंगीन अपने किसी भी गैस जो रंगीन गैस है उसका नाम बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसमें से देखना है क्या जो ये जेडन दिया गया यानी कि जिंक दिया गया ये है इस ब्लॉक से, गलत चीज। इंस्टांसियम बिल्कुल सही, कॉपर तो डी ब्लॉक से, एफ भी डी ब्लॉक से है, ठीक है। तो एसपी ब्लॉक के सिर्फ इंस्ट्रांसियम था, दैट इज द ट्रांजिशन सॉरी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ट्रांजिशन तो अलग चीज होगी, सॉरी। कभी कभी ना फ्लो में बहुत कुछ बोल जाओ, मतलब इतना ज्ञान भरा हो जैसे कि ऐसा लगता है कि तुमको बहुत कुछ आता है और फ्लो में तुम गलत ही बोले जा रहे हो। तो ये सबके साथ होता है ना। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसा कौन सा जो आवर्त सारणी में पांचवी आवर्त में कुल तत्वों की संख्या बतानी है। पीरियोडिक टेबल में जो फिफ्थ पीरियड दिया गया है उसमें कितने भी टोटल एलिमेंट हैं। देखो ये क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन हैं। आपको अगर पीरियोडिक टेबल अगर बहुत अच्छे से आती होगी तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैंने पीरियोडिक टेबल बहुत सारी चिपका रखी थी, जब हमारा सोता था वहाँ पे भी चिपकाया, जब मैं पढ़ता था वहाँ पे भी, क्योंकि हमको पता है पीरियोडिक टेबल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। इन ऑर्डर हम लोग बात करें तो फ्रॉम फ्रॉम रुबेडियम, फ्रॉम रुबेडियम 37 नंबर पे, और जो जिनॉन है वो 54 नंबर पे आता है। यानी कि इन दोनों के जो 18 एलिमेंट होते हैं, क्या 18 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। 32 गलत, 2 भी गलत, 8 भी गलत, क्योंकि ये चीज अलग लिखी गई है, ठीक है। तो सक्सेसिव एलिमेंट के बारे में बताइए, आपकी सक्सेसिव एलिमेंट की जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है वो आपको बताना है। तो किस में होती है, वो होती है हमारी Mn+3, Mn+3 से लेकर Mn+4 में। तो ये यहाँ पे अगर चीज में देखूं तो ब्रेक करता है, ब्रेक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। देखो मैं इसको थोड़ा आपको सही समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तब मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में 4 क्रमागत तत्व दिए गए हैं, किसकी तृतीय आयन एंथैल्पी सर्वाधिक अधिक होगी, है ना। यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी, एक्सपेक्टेड बताना है आपको पहले। देखो जो वेनेडियम चीज लिखी गई है ये दोस्त अलग चीज लिखी गई है, एंड क्रोमियम भी अलग चीज लिखी गई है। जो मैग्नीज आपको दिया गया है दैट इज द सक्सेसिव मेंबर फर्स्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। आयरन भी अलग अलग चीज लिखी। तो यहाँ पे देखो मैग्नीज का अगर हम लोग बनाएंगे, मैग्नीज का सॉरी ये मैं थोड़ा Mn+3 से लगाकर हम लोग Mn+4 में देखेंगे, तो यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या ब्रेक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, यानी कि Mn में आधा भरा है डी ऑर्बिटल, Mn में आधा भरा है डी ऑर्बिटल, यही तो मैंने लिखा, ब्रेक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। समझ गए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो तुमको लैंग्वेज दी गई है इससे घबराना नहीं होता, इसको आपको देखना होता है और समझना होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ रखी है दैट्स वे आप कर लेंगे। अगर आपने ऐसी हवाबाजी में कर रखी है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बिलोंग्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो कौन से पीरियड और ग्रुप से बिलोंग करता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन, मैं चाहता तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसमें वो उसी से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पीरियड और ग्रुप में हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वही तो होते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे तो हम बता देते हैं। चलो बताओ, पीरियोडिक 2 एंड ग्रुप में होता है ऐसा कुछ, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है जो फ्लोरीन होता है हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुमको ये बताना है कि जो फ्लोरीन होता है वो किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप थर्ड, पीरियड थर्ड और ग्रुप 17 गलत चीज लिखी, पीरियड 18 भी ये सब यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कॉन्सेप्ट बना सकें, ठीक है। जो पीरियड सेकंड और ग्रुप 17 था उसी में हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताना है आपको, ये इसका जो मैंने आंसर पूछा वो आपको बताना है। आईयूपीएससी 108 नंबर का बताओ भाई। यूनिलोक्टियम्स, नीलोक्टियम्स एंड यूनी, ये सब चीजें तुमको दी गई है। नीलोक्टियम्स और ये मतलब थोड़ा अलग नाम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि जो टेम्पररी सिस्टमिक है, ये टेम्पररी सिस्टमैटिक आईयूपीएससी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच मिसमैच रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच गिवन बिलो।
तो यहाँ पे आपको बताना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मिसमैच का मतलब क्या हो गया, मिसमैच रिगार्डिंग द पोजीशन, वो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली चीज Z89 पी ब्लॉक छठा आवृत, पी ब्लॉक छठा आवृत, देखो ध्यान से। एफ ब्लॉक सातवां पीरियड, Z100 एफ ब्लॉक सातवां पीरियड, डी ब्लॉक सेवन पीरियड। देखो यहाँ पे ये चीज तो गलत लग रही है हमको, क्योंकि जेड ब्लॉक सेवन एफ ब्लॉक सेवन पीरियड तो गलत चीज लिख रही है हमको। यहाँ पे देखो जेड 115 डी ब्लॉक सातवां आवृत, दैट इज द सही, और ये भी चीज तुमको यहाँ पे सही दिख रही होगी। तो ये दोनों चीजें सही है, क्यों देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो जेड है, जो जेड 89 इज एक्टिनाइट, जो जेड है वो जो जेड 89 इज एक्टिनाइट, एक्टिनाइट का बोले तो सेवन पीरियड दिया गया है, सेवन पीरियड। एंड जेड 115 जो होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का नहीं है भाई। डी ब्लॉक का कैसे हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर को बी और सी होगा। यहाँ पे जो पूछ रखा था मिसमैच रिगार्डिंग, अब मिसमैच यहाँ पे हमको ये मिल रहा है ना। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जेड जो होता है 89 एक्टिनाइट तो दिया गया है, वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो जेड 115 की चीज जो दी गई है, सॉरी यहाँ पे मैंने 115 लिख दिया, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना कि डी ब्लॉक का। ठीक है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो वो क्या होता है, वो NS002 N-1 D 1 से लगा के 10 तक, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये NS1 तो ये फर्स्ट ब्लॉक का हो गया, किसका, एस ब्लॉक का हो गया। NS2A5 तो ये अलग चीज लिखी गई। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अब देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको बताना है। अब इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इनर ट्रांजिशन में एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 14 से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तुमको फॉर्मूला दिख रहा है वो हो, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गया एफ ब्लॉक, इन्वॉल्व हो गया एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, सॉरी एफ ब्लॉक नहीं, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड हैव, थर्ड पीरियड हैव के पास क्या होता है, थ्री कंप्लीट सेल्स होते हैं, थ्री कंप्लीट सेल्स होते हैं, क्योंकि थ्री कंप्लीट सेल्स का मतलब होगा KLMN, यानी कि यहाँ पे देखो ये KLM, और यहाँ पे अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो N बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें सब सेल होते हैं, क्योंकि तीन आवरण, जो तीन पूर्ण आवरण होते हैं। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब हो गया वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व को दर्शाता है, तो तत्व को कौन सा दर्शाता है, वो दर्शाता है वो जिसमें पार्सली डी ब्लॉक हो, है ना, रिप्रेजेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पार्सली फिल डी ब्लॉक सबसेल किस में हो गया, तो वो हो गया सी ऑर्बिटल में, क्योंकि देखो यहाँ पे पार्सली डी ब्लॉक सबसेल हो गया, पार्सली डी ब्लॉक। देखो यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ, F14 5DN 6 2, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है तुमको, ये पार्सली डी ब्लॉक जो होगी वो सबसेल में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक प्रकार का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इसमें बताना है कि जो आवर्त सारणी किस समूह में आता है, तो किस समूह में, देखो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ। ग्रुप जो होता है, ग्रुप D+S इलेक्ट्रॉन इसमें दी गए हैं। ठीक है, देखना आपको ये पता चलेगा। अब देखो D मतलब दो तीन इलेक्ट्रॉन है और 2 के, तो ये हो गया 5, तो 5 एक्चुअली ग्रुप 15 का, ग्रुप 5 का हो गया। अब ग्रुप ये 5 का हो गया, लेकिन अगर हम ओल्ड एग्जाम के कन्वेक्शन से देखें तो ये जो थर्ड ग्रुप चीज तुमको दिख रही है, इसका राइट आंसर ये हो गया। आप फिफ्थ लगा सकते हैं अगर थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ लगा सकते हैं अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें, PD हैज एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D10 एंड 5S1, इट बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो 4, देखो यहाँ पे ये चीज देखो, 4D10 5S0 है ना, 4D10 5S0 तो किससे बिलोंग करता है, तो एक एक्सप्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बिलोंग करता है बी से, क्योंकि फिफ्थ पीरियड ग्रुप 10 से, फिफ्थ पीरियड ग्रुप 10 से, है ना। फोर्थ पीरियड तो है ही नहीं इसमें, ये तो 4D लग गया आगे, ग्रुप 11 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 9 भी 16 भी नहीं दिख रहा, इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, तो किसका सेम ग्रुप है, हमारे हिसाब से सेम ग्रुप 13 और 31 का दिख रहा है, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़। 13 31 का ग्रुप कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ। जो 13 और 31 है, ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है ना, तो दोनों एक ही ग्रुप के हो गए। 18 नंबर क्वेश्चन, एन एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एन एटम और एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 281, स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो इसमें क्या 8 संयोजकता होती है तत्व की, या एग्जिस्ट करता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, या मेटलाइट होता है, या फिर फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड बनाता है। देखो जो एल्कली मेटल होती हैं, यहाँ पे देखो एल्कली एल्कली जो मेटल होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होती है, बेसिक ऑक्साइड होती हैं, तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो डी हो गया। ठीक है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री में हम सिर्फ 18 ही क्वेश्चंस करेंगे, और 18 से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिलेट किया। आई होप कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल के, जो टाइपराइटर ने गलत से टाइप कर दिया, आई एम सो सॉरी। एंड आगे हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्स की? क्या वो हॉस्पिटल को मैनेजमेंट को देखती है? गलत चीज लिखी गई। पेशेंट केयर करती, बिल्कुल सही चीज लिखी गई। मेडिसिन मैन्युफैक्चर, जो दवा निर्माण, मेडिसिन का मैन्युफैक्चर नहीं करती वो, है ना, मेडिकल रिसर्च भी नहीं करती वो, सिर्फ पेशेंट केयर करती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब नर्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल ऑफ द नर्स? डिसिप्लिन तो सबके में होता है, कंपेसेशन सबके में नहीं होता, क्योंकि जो कंपेसेशन एक ऐसी चीज होती है जो करुणा, करुणा मतलब दया। आपके पास लीडरशिप तो सबके पास होती है, कॉन्फिडेंस भी सबके पास होता है, लेकिन जो कंपेसेशन होता है वो नहीं होता, क्योंकि कंपेसेशन एक ऐसी चीज होती है जो हेल्प करती है नर्स की हेल्प करती है अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पेन, अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पेन। ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंटली इज अ पार्ट। मरीज की गोपनीयता बनाए रखना किसका भाग है? मेडिकल इथिक्स का भाग है। पहले मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इथिक्स में आपको ये चीज पढ़ाई जाती है। हॉस्पिटल का रूल नहीं है, बिल्कुल हॉस्पिटल के रूल तो अलग होते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं करनी, इस तरीके से बात नहीं करनी, वहाँ पे ये काम करेगा, वहाँ पे तो अलग चीज होता है। पर्सनल चॉइस भी अलग चीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिविटी भी अलग चीज होती है, वो हम हायर सिटी में जाते हैं तब वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, ए था। ठीक है, तो विच नर्स पेशेंट रिलेशनशिप द प्रोफेशनल, यानी कि ऐसी कौन सी नर्स होती है जो मरीज में कौन सा संबंध पेशेवर होता है? तो पर्सनल फ्रेंडशिप जो होती है उसकी, तो वो भी एक अलग चीज लिखी गई है ना, पर्सनल फ्रेंडशिप वो नहीं कर सकती। एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है, जो उपचारात्मक संबंध होता है वो होता है, क्योंकि नर्स जो होती है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ थेरेपेटिक रिलेशनशिप रख सकती है, पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं रख सकती, सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रख सकती, फैमिली रिलेशनशिप तो कभी नहीं रख सकती, क्योंकि डॉक्टर है भाई, आपकी फैमिली थोड़ी ना वो बन के रहेंगे, तो वो थेरेपेटिक। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। मोस्ट जो हाइजीन दिया गया है वो किसके लिए प्रिवेंट होता है? इंजरी के लिए बिल्कुल गलत चीज, इन्फेक्शन के लिए होता है हैंड हाइजीन, और पेन के लिए तो गलत चीज, स्ट्रेस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इज एथिकल ड्यूटी। एथिकल ड्यूटी का मतलब क्या होगा कि ओबे पेशेंट ब्लाइंडली, मरीज की हर बात को मानना। क्या चीज लिखी गई? मरीज की हर बात को मानना, गलत चीज, मरीज की हर बात को वो नहीं मान सकती जो पेशेंट, जो नर्स होती है। प्रोवाइड सेफ केयर, प्रोवाइड सेफ केयर, यस, वो आपको एक सेफ केयर प्रोवाइड कर सकती है, बाकी हर वो चीज नहीं कर सकती। एक व्यक्तिगत विश्वास मानना, या इग्नोर माइनर एरर्स, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो उसको थोड़ा गलत लग सकता है, और वो कंप्लेन भी कर सकती है जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर डेली पेशेंट रिकॉर्ड। ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो डेली पेशेंट रिकॉर्ड में लेते हैं हम लोग? क्या फॉर्म, गलत चीज लिखी, कंसेंट फॉर्म भी गलत चीज, नर्सिंग नोट्स होते हैं जो कि डेली पेशेंट रिकॉर्ड में नर्सिंग अपने नोट्स में लिखती है। डिस्चार्ज समरी भी अलग चीज होती है, वो तो हम तब करते हैं जब डेली पेशेंट का कंडीशंस नर्सिंग नोट्स में हम लोग लिखते हैं। वो डिस्चार्ज समरी तब करते हैं जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच नर्सिंग प्रिंसिपल फोकस ऑन अ पेशेंट डिग्निटी। पेशेंट डिग्निटी का मतलब क्या हो गया कि वो स्ट्राइल होती है, या फिर कॉन्फिडेंटली होती है, सेफ्टी रखती है, इकोनॉमिक रखती है। वो क्या होती है? वो कॉन्फिडेंटली काम करती है, कॉन्फिडेंटलिटी काम करती है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो मेंटेन करता है पेशेंट की डिग्निटी बनाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन अ नर्स शुड। दवा देने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? उसको पहले पेशेंट का नाम पूछना चाहिए, जो कि गलत चीज लिखी गई। वेरीफाई डॉक्टर ऑर्डर्स, पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, है ना। एक जो नर्स होती है पहले डॉक्टर से सलाह लेगी कि भाई इस पेशेंट को क्या देना है क्या नहीं। ठीक है, इन्फॉर्म रिलेटिव्स, पेपर्स रिपोर्ट तैयार करना, गलत चीज, बाकी इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच एटीट्यूड इंप्रूव नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। नर्स कम्युनिकेशन का संचार बेहतर बनाता, कौन सा रवैया? एम्पैथी क्या चीज है? वो एम्पैथी होती है, या डोमिनेंस होता है, या स्टिग्नेट्स होता है, या फिर
इन डिफरेंस होता है, तो वो होता है एम्पैथी, क्योंकि एम्पैथी इंप्रूव्स करता है, एम्पैथी इंप्रूव्स कम्युनिकेशंस, एम्पैथी इंप्रूव्स कम्युनिकेशंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इन इमरजेंसी केयर नर्स शुड फर्स्ट, इमरजेंसी में नर्स क्या करती है, पहले तो कंप्लीट पेपर वर्क करेगी या कॉल रिलेटिव्स करेगी या इंश्योर करेगी पेशेंट सेफ्टी को या शिफ्ट पेशेंट लेटर्स, तो क्या करेगी वो आपको बताना है। तो वो करेगी इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, इंश्योर करेगी पहले पेशेंट की सेफ्टी की, तब जाके वो आगे अपना काम करेगी, क्योंकि ये इमरजेंसी केयर होता है तो उसमें यही करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, स्पीकिंग्स, राइटिंग्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेलीफोनिक, टेलीफोनिक टॉक, यानी कि एग्जाम्पल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि फेशियल, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फेशियल एक्सप्रेशन करना होता है ना, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी होती। फेशियल एक्सप्रेशन से आप हर वो चीज़ समझा सकते हैं, जो कि एक नॉन वर्बल, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। स्पीकिंग बोलना तो अलग चीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिस्पेक्टिंग पेशेंट बिलीव्स इन रिलेटेड, मरीज की मान्यताओं का सम्मान किससे संबंधित होता है, कल्चर से, संस्कृति से, या इथिक्स या नैतिकता से, या कानून से, या फाइनेंस से, तो किससे होता है वो इथिक्स से, क्योंकि हमारे इथिक्स में बताया जाता है कि हम हर एक पेशेंट की रेस्पेक्ट करेंगे, उसका बहुत अच्छे से केयर करेंगे और उसको हम जितना हो सकेंगे उतना एक सेफ केयर प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये हमारे इथिकल नॉलेज में भी बताया जाता है जब हम लोग नर्सिंग के फील्ड में आते हो, और जब आप नर्सिंग फील्ड भी पढ़ते हैं तब वहाँ भी बताया जाता है। हम लोगों को तो पहले ही बताया जा चुका है कि यार आपको ऐसे से काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, विच फैक्टर अफेक्ट क्वालिटी नर्स केयर मोस्ट, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अफेक्ट करती है एक नर्सिंग केयर मोस्ट, तो बताइए आप। तो वो होता है नर्स का एटीट्यूड, है ना, एक क्वालिटी होती है, एक फैक्टर होता है अफेक्ट करता है, वो होता है नर्स का एटीट्यूड, क्योंकि नर्स एटीट्यूड डायरेक्टली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ केयर, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, गलत होगा क्योंकि हॉस्पिटल बिल्डिंग तो अलग चीज होगी, यूनिफॉर्म वर्दी तो गलत चीज, एक इक्विपमेंट कलर ये भी एक अलग चीज हो गया। इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा, बाकी बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा का आंसर गलत कर देते हैं, ये वाली चीज उनको ऐसा लगेगा कि हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये चीज गलत लिखी है। पेशेंट सेफ्टी कम्स अंडर, तो पेशेंट की सेफ्टी किसके अंडर आती है, वो आती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको यहाँ पे समझना भी पड़ेगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि पेशेंट की सेफ्टी कम्स अंडर आता है। डिजिटल रोल अगला चीज लिखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस भी गलत चीज लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच बिहेव्स इन एप्रोप्रिएट ऑफ फॉर अ नर्स, एप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स का मतलब क्या हो गया कि एक्टिंग लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, उसके पास एक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, यानी कि सक्रिय सुनना होना चाहिए, या फिर रेस्पेक्टफुली स्पीच देना चाहिए, या नेग्लिजेंस से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर। तो एक अनएप्रोप्रिएट नर्स के लिए मैं बात करूं तो उसको कभी भी पेशेंट के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक भी लापरवाही करते हैं तो पेशेंट की जान जा सकती है, ये आपको पता होनी चाहिए बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच प्रिंसिपल इंश्योर करेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट, करेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट का क्या मतलब हो गया कि राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट डिकमेंटेशन, तो एक राइट पेशेंट होता है जो कि करेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट देता है ना, क्योंकि जो सही मरीज का जो सबसे पहला इलाज सुनिश्चित करती है वो एक नर्स करती है, लेकिन इंश्योर करना पड़ता है करेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल पार्टिसिपेट मेनली एम, तो इन्फेक्शन कंट्रोल पार्टी सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस मेनली एम क्या होता है, इसका मतलब वो आपको बताना है। तो वो प्रिवेंट करता है डिजीज और स्प्रेडिंग, यानी कि रोग को, बीमारियां की जो जो होती है उनको, रोग के जो फैलाव को रोकना इसका काम होता है, इम्प्रूव हॉस्पिटल में इमेज को नहीं करना होता, टाइम भी बचाना एक अलग चीज़ हो गया, रिड्यूस वर्कलोड भी अलग चीज़ हो गया। तो प्रिवेंट करता है वो डिजीज और स्प्रेड सिर्फ को, है ना, प्रिवेंट करता है वो, क्योंकि इनका मेन ही काम होता है जो इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, तो उसको पहले आपको रोग को फैलने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच नर्सिंग्स वैल्यू हेल्प इन पेशेंट सेटिस्फैक्शन, काइंडनेस, अथॉरिटी, स्पीड ओनली, या साइलेंस, यानी कि यहाँ पे जो नर्सिंग वैल्यू हेल्प्स करती है पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो क्या करती है, उसके पास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो उसका नाम है काइंडनेस। काइंडनेस और एम्पैथी जो मैंने आगे भी आपको बताया था, तो काइंडनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो दयालुत्व, जो काइंडनेस होती है वो मरीज को संतुष्ट करती है, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे वो आपको दिखाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अथॉरिटी भी अलग चीज़ होगी और स्पीड ओनली भी अलग चीज़ होगी, गति में काम कोई नहीं करना होता है, साइलेंस में भी कोई काम नहीं करना होता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा आपको, जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो रखना पड़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ नर्स शुड रिपोर्ट एरर, अ नर्स शुड रिपोर्ट एरर्स टू,
नर्स की हुई गलती रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए? तो वो कौन करता है? वो सुपरवाइज़र जो होता है वो करता है, क्योंकि एरर शुड बी रिपोर्टेड टू नर्सिंग सुपरवाइज़र। गलती जितनी भी हो तो सुपरवाइज़र को बतानी चाहिए, बाकी उससे कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पेशेंट से नहीं, विजिटर से भी नहीं और फार्मासिस्ट भी नहीं, क्योंकि ये इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ सुपरवाइज़र का काम होता है। ठीक है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच फैक्टर हेल्प्स बिल्ड पेशेंट ट्रस्ट? बिल्ड पेशेंट ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऑनेस्टी दिखाना, स्ट्रिक्ट रूल, डिस्टेंस या अथॉरिटी। तो क्या चीज़ होगी वो आपको बतानी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी को बताना होता है ना? वो सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी को बताना होता है। स्ट्रिक्ट रूल एक अलग चीज़ होगी, डिस्टेंस भी अलग चीज़ होगी, अथॉरिटी भी अलग चीज़ होगी। तो वो सिर्फ ऑनेस्टी को डिफाइन करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट विच पार्ट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग बिहेवियर, विच पार्ट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग बिहेवियर। तो प्रोफेशनल नर्सिंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि टाइम लाइनेस होता है, या फिर पर्सनल बायस होता है, या इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, या केयरलेसनेस होता है। तो इसमें टाइमलेसनेस होता है, क्योंकि टाइमलेसनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक प्रोफेशनल नर्सिंग बिहेवियर को दर्शाता है, क्योंकि इसमें टाइम को आपको ऐसा मान के चलना पड़ता है कि हमारे लिए टाइम नहीं है, सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए टाइम है ना? क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन ही है, में 24/70 आवर्स आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि इवन मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो यार कॉलेज जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती है। मैं घर से कॉलेज जाता हूँ, क्योंकि लखनऊ में कॉलेज मैंने हॉस्टल नहीं लिया था। उसका एक ही मतलब है कि मेरे घर से थोड़ा पास पड़ता है, ठीक है? क्योंकि हमको घर के भी काम करने पड़ते हैं अलग-अलग। सपोर्ट करती है पेशेंट के कम्फर्ट के लिए, इग्नोरिंग पेन, प्रोवाइडिंग प्राइवेसीज़ के लिए, या डिलेइंग केयर के लिए, या लाउड कम्युनिकेशंस के लिए। किसके लिए किसके लिए वो प्रमोट करती है पेशेंट के कम्फर्ट के लिए? तो वो प्रोवाइडिंग प्राइवेसी है ना, गोपनीयता, जो गोपनीयता होती है उसको देना, क्योंकि प्राइवेसी इंक्रीज़ करती है पेशेंट केयर, पेशेंट कम्फर्ट एंड डिग्निटी की, ठीक है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज़ कोर नर्सिंग वैल्यू, विच इज़ कोर नर्सिंग वैल्यू। कोर नर्सिंग वैल्यू का मतलब हो गया कि वो केयर का काम करना होता है, प्रॉफिट देख के नहीं काम करना होता, कंपटीशन भी अलग काम होता है, अथॉरिटी, ठीक है? तो उसका काम एक ही होता है, वो केयर करना, प्रॉफिट देख के काम वो नहीं करती, कंपटीशन भी देख के काम नहीं करती, और अथॉरिटी देख के भी वो काम नहीं करती, ठीक है? आई होप कि अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 ऑफ 24 किया होगा, क्योंकि मैं इतना आंसर कहता हूँ कि यार नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ईजी होती है। पीसीबी थोड़ा टफ होती है मैं मानता हूँ, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ईजी होती है, ठीक है? अपन लोग इंग्लिश ग्रामर की तरफ मूव करेंगे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप प्लीज़ 24 ऑफ 24 इंग्लिश ग्रामर में भी करना। चलिए बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, तो बताओ भाई। तब आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड, एक वर्ड ऑनेस्टली दिया गया है, ऑनेस्टली हिज एडमिटेड हिज मिस्टेक्स। ऑनेस्टी किस शब्द का भेद है? क्या है वो? एक प्रकार का नाउन तो हो ही नहीं सकता, वर्ब बिल्कुल नहीं, नाउन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, वर्ब तो अलग चीज़ है, एडजेक्टिव भी अलग चीज़ है, तो यहाँ पे एडवर्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन, सी इज अ वेरी नर्स। तो सी इज अ वेरी नर्स का मतलब क्या हो गया? सी इज अ वेरी नर्स का केयरिंग नर्स होती है। केयर तो एक अलग चीज़ होगी, केयरफुल भी अलग चीज़ हो, केयर भी अलग चीज़ होती है। तो इसका जो केयरिंग चीज़ है, देखो केयरिंग कैसे होगा, केयरिंग इसमें वर्ब आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, है ना? ठीक है? तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, बट एक कैसा, बट क्या है? प्रीपोजिशन है, बिल्कुल गलत चीज़ लिखी, प्रीपोजिशन तो अलग चीज़ होती है। कंजक्शन है, बिल्कुल कंजक्शन है। एडवर्ब भी अलग चीज़ होगी, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इंटरजेक्शन तो भी अलग चीज़ है। तो इसका राइट आंसर बी था। विच वर्ड्स प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस यहाँ पे सी दिया गया है, नर्स, क्विकली, ये तो सब चीज़ें नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव दी गई हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडर। अंडर एक प्रकार का कैसा वर्ड हो गया? तो अंडर एक प्रकार का प्रीपोजिशन वर्ड हो गया, क्योंकि वर्ब का तो काम ही नहीं है। वर्ब क्या होती है? एक्शंस को डिनोट करना होता है, एडजेक्टिव भी अलग चीज़ होती है, और कंजक्शन भी। वर्ब क्या होता है? वर्ब अ वर्ब डिनोट एन एक्शंस, है ना? तो ये प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आपने वर्ब लगा दिया तो गलती कर दी। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ही वोर अ यूनिफॉर्म, तो नेट, नेट है ना, साफ सुथरा पहननी चाहिए। नेटली अलग चीज होगी, वो एडजेक्टिव काम करेगी। देखो यहाँ से पता लगाना होता है आर्टिकल और ये वाली चीज देख के, तो वो नेट काम यानी कि साफ सुथरा, है ना, साफ सुथरा, क्योंकि एडजेक्टिव नीड करता है डिस्क्राइब का यूनिफॉर्म। एडजेक्टिव जो यहाँ पे चीज, ये चीज दिख रही है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब करना यूनिफॉर्म को, ठीक है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड आई एम टायर्ड, इनडायरेक्ट फॉर्म चुनिए। अब इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, इसकी कैसी होगी वो बताना है आपको। तो इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो गई? ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, या ही सेड आई एम टायर्ड, या ही सेड दैट ही इज टायर्ड, या ही सेड। देखो इसका एक नियम होता है, इसका नियम एक ही है, वो ये कि जब भी प्रेजेंट टेंस हो, जब भी प्रेजेंट टेंस हो,
तो उसको हम पास्ट टेंस में बदलते हैं जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस कौन सा हो गया, वो ए है हमारा, ए है। ये तो तुमको क्या दिख रहा है, ये फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल कॉन्टिन्यूअस। सी दैट वाज टायर्ड, ही टायर्ड। देखो ये सेव्स, सेव्स तो बदला ही नहीं, अलग कर दिया, तो यहाँ पे अलग चीज़ होगी। सॉरी मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना, ये भी अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। कंप्लीटेड माय वर्क का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको वही चीज़ बतानी है जो मैंने पहले ही बताई है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, जब भी आपके पास परफेक्ट टेंस आए, क्या प्रेजेंट परफेक्ट आए, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ये तो नियम में पढ़ाया गया होगा। और जब भी हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो हैव कंप्लीटेड लिया गया है उसको हम हैड कंप्लीटेड में चेंज करेंगे। इजी हो गया। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहीं पे मिल गया हमको, सी सेड दैट ही सेड कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, ये गलत चीज, ये भी गलत चीज। क्यों? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ही सी सेज दैट ही सी हैज कंप्लीटेड, हैज आ गया, चेंज भी नहीं किया, हैड आ गया कंप्लीट, लेकिन सैड का सैड ही रखा, सैड का सैड ही रखा। यहाँ पे हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये देखो यहाँ पे सॉरी माई नहीं चेंज किया, हर दो चेंज कर दिया। सी सेड दैट सी वाज कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पे भी गलत लिखा, सब चीज चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेड द अर्थ इन्वॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज वेरी यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका तो एक क्या हो गया, वो हो गया बी, वो हो गया बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ही सेड टू मी डू यू लाइक, पे क्या चीज हो गई, यस और नो क्वेश्चंस लग गया, यस और नो क्वेश्चंस लगे। थोड़ा मैं इसको कम कर लेता हूँ तो सही रहेगा। अब यस और नो क्वेश्चंस लग गया तो इसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड, आस्क्ड प्लस इफ एंड वेदर में, आस्क प्लस इफ एंड वेदर में, है ना। तो किस पे चेंज करेंगे, इफ और वेदर में। तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक टी, सही है, इसको तो मैंने पहले लॉक कर दिया। ही आस्क्ड मी डू यू लाइक टी, ही आस्क्ड मी डू यू लाइक टी, देखो यहाँ पे डू, ही आस्क्ड इफ आई लाइक टी, देखो यहाँ पे इफ, लेकिन क्या नहीं चेंज किया, ये वाली चीज, ही आस्क्ड मी दैट आई लाइक टी, कुछ भी नहीं चेंज किया, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सी सेड डोंट मेक अ नॉइज, सी सेड डोंट मेक अ नॉइज। अब देखो डोंट मेक अ नॉइज क्या मतलब हो गया कि एक नेगेटिव कमांड मिल गया हमको, एक नेगेटिव कमांड, नेगेटिव कमांड मिल गया जो कि एडवाइस, जो कि एडवाइस नॉट टू में, नॉट टू में कन्वर्ट होगा। तो नॉट टू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका देखो सी एडवाइज नॉट टू मेक अ नॉइस, बिल्कुल से इसको मैं लॉक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो सी सेड नॉट मेक अ नॉइस, बिल्कुल कुछ चेंज ही नहीं किया। सी टोल्ड, देखो टोल्ड बदल दिया, डोंट मेक अ नॉइस बिल्कुल वैसे ही रख दिया। अब देखो यहाँ पे सी ऑर्डर दैट डोंट मेक अ नॉइस, यहाँ पे ऑर्डर कर दिया और डोंट मेक अ नॉइस को ऐसे रख दिया, गलत कर दिया ना। तो यहाँ पे कमांड वाली चीज थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राम सेड आई विल हेल्प, अब राम सेड आई विल हेल्प, अब विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा, इतना तो आपको पता हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी, बिल्कुल मैं लॉक कर रहा हूँ इसको। अब आगे देखो राम सेड दैट आई विल, देखो यहाँ पे राम सेज, देखो यहाँ पे वुड गलत करा, सी सेड वुड तो सही किया, सेज गलत कर दिया, सेड दैट आई विल हेल्प यू गलत कर दिया यहाँ पे, है ना। इसका राइट आंसर ए हो गया। तो अगर आपको सारे रूल्स पता है आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है। सी राइट्स अ लेटर, पैसिव फॉर्म बनाना है आपको, ए लेटर इज अ रिटन बाय हर, ए लेटर इज अ रिटन बाय हर। देखो यहाँ पे सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखो ये राइट वर्ड है, इसको हम इज रिटन फॉर्म में, इज रिटन फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि पार्टी सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये मूव करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ लेटर इज रिटन बाय हर, अब देखो ये वाली चीज भी देखना पड़ेगा आपको, आ लेटर इज रिटन बाय हर, आ लेटर इज रिटन बाय हर बिल्कुल सही, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। आ लेटर वाज रिटन बाय हर, अब वाज लगा दिया। आ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, हैज बीन देखो कहाँ से आ गया, आई लेटर इज बीइंग रिटन, जो भी गलत चीज हो गई, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो वो क्यों गलत थे, क्योंकि मैंने वहां पे बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, दे आर क्लीनिंग द वर्ल्ड, दे आर क्लीनिंग द वर्ल्ड। अब देखो इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पैसिव में जब भी बदलते हैं तो हमारे पास एक चीज होती है जिसका नाम है वो ये कि जब भी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उसको हम इस बीइंग में लगाते हैं, इस बीइंग में लगाते हैं, इस बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म, इस बीइंग वी की प्लस थर्ड फॉर्म। तो आर क्लीनिंग लिखा है, आर क्लीनिंग लिखा है, इसको हम करेंगे इज बीइंग, इज बीइंग क्लीन्ड, इज बीइंग क्लीन्ड। ठीक, देखो यहाँ पे द वर्ड इज क्लीन बाय देम, द वर्ड इज क्लीन बाय देम। तो क्लीन बाय देम का मतलब क्या हो गया, क्लीन बाय देम का मतलब क्या हो गया, सही लिखा है,
बिल्कुल सही लिखा है, गलत लिखा है। द वर्ड वाज बीइंग क्लीन बाय देम, बिल्कुल गलत लिखा है। द वर्ड इज बीइंग क्लीन बाय देम, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया, बीइंग भी लगा दिया और बाय देम भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वाज का अलग कर रहा है, हैज बीन यहाँ पे लगा दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब एक्टिव फॉर्म चुनिए इसकी। अब देखो वहाँ पे उल्टा पूछ लिया भाई, चलो बताओ एक्टिव फॉर्म कैसे चूज करेंगे। जब भी पास्ट का पैसिव हो, जब भी पास्ट पैसिव हो तो पास्ट एक्टिव रहेगा, है ना, पास्ट एक्टिव रहेगा। ये तो उल्टा वाला नियम हो गया। देखो यहाँ पे द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, गलत चीज। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, एग्जाम पेशेंट, तो यहाँ पे ये वाली चीज जो लिखी वो सही लिखी, इसको मैं लॉक करूँ। क्यों गलत है वो मैं आगे बताता हूँ। देखो एग्जामिन कर दिया, यहाँ पे आईएनजी लगा दी, एग्जामिन कर दिया पेशेंट, लेकिन हैज लगा दिया, जो कि हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। देखो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हम हैज बीन प्लस V3 लगाएंगे, V3 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हैज कंप्लीटेड आ गया, उसी हिसाब से हमको करना है। तो देखो यहाँ पे द टास्क हैज कंप्लीटेड बाय हिम, गलत। क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पे देखो इज ही लगा दिया। द टास्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, वाज कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, हैज लगाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, अब देखो यहाँ पे हैज बीन भी लगाया, थर्ड फॉर्म भी लगाया, बाय भी लगाया, हिम भी लगाया। ये एक रूल होता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। द मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स, एक्टिव फॉर्म बताओ। द नर्स गिव्स द मेडिसिन, द नर्स गिव्स द मेडिसिन, द नर्स गिव द मेडिसिन, द नर्स इज गिविंग द मेडिसिन, द नर्स वाज गिवन द मेडिसिन। अब देखो मैं इसको थोड़ा मैं रफ करके आपको बताता हूँ सही से। अब इसको एक्टिव फॉर्म बनाना, जब एक्टिव फॉर्म पहले बनाते पहले हमको एक चीज चेक करनी होती है, वो ये कि ये कौन सा टेंस है। एक प्रकार का सिंपल प्रेजेंट पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। अब सिंपल प्रेजेंट पैसिव है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट एक्टिव में भी रखेंगे, इजी कि नहीं, बिल्कुल सही बात। अब देखो द नर्स वाज द नर्स गिव्स द मेडिसिन, बिल्कुल सही लिखा गया, लॉक करता हूँ मैं इसको। आगे मैं बताता हूँ क्यों गलत है बाकी। देखो द नर्स गिव, सेकंड फॉर्म लगा दी, द मेडिसिन गलत कर दिया, बाकी तो सही कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी। द नर्स इज गिवन द मेडिसिन, अब देखो आईएनजी फॉर्म लगा दी, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म लगा रहा था, ये गलत हो गया। अब देखो द नर्स वाज गिवन द हैज गिवन द मेडिसिन, अब हैज लगा दिया, यहाँ पे भी गलत कर दिया, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। जब भी सिंपल प्रेजेंट पैसिव होता है उसको सिंपल एक्टिव में भी कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। समवन स्टोल माय बैग, तो उसको पैसिव में बताओ भाई। अब समवन स्टोल माय बैग, तो इसका क्या मतलब हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है, तो इसको हम फॉर्म यूज्ड करेंगे। अभी देखो स्टोल वर्ड आ गया, अब इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो स्टोल वर्ड हो गया बीइंग, बीइंग गलत, बीइंग कहाँ से लगाएंगे हम, बीइंग तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे बीइंग का तो कोई मतलब नहीं है। वॉज स्टोलन, है ना, वॉज स्टोलन। देखो माई बैग इज स्टोलन, यहाँ पे देखो वैसे ही कर दिया, गलत कर दिया, कॉन्टिन्यूस में ले आया प्रेजेंट में। वॉज बिल्कुल सही किया, लेकिन ये भी सही किया, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। द बैग हैज बीन, अब हैज बीन लगा दिया इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पहुंच गया। बाई माई बैग हैड स्टोलन, गलत कर दिया, हैड किस में पहुंच गया, पास्ट में, जो कि नहीं जाना चाहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, वाओ, एक प्रकार का इंटरजेक्शन है, इजी था। ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड आई कैन स्विम का मतलब क्या हो गया वो आपको बताना है। तो ही सेड आई कैन स्विम का मतलब क्या हो गया, आपको कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, मॉडल वे में बदलता है। अब देखो सी सेड दैट ही कुड स्विम, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, इसको मैं लॉक करूं, बाकी क्यों गलत है वो बताता हूँ। ही सेड दैट ही कैन, ही लगा दिया, कैन का कैन ही कर दिया। ही सेज कर दिया, देखो यहाँ पे दैट ही कुड कर दिया, लेकिन यहाँ पे सेज कर दिया, गलत कर दिया, इसलिए गलत हो गया। सी सेड दैट आई कुड स्विम, अब देखो सेड तो कर दिया, कुड लगा दिया, कुड लगा दिया, लेकिन आई जो देख रहे हो ना, प्रोनाउन चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन। द नर्स विल गिव द इंटरजेक्शन, पैसिव फॉर्म बताओ इसकी। अब देखो नर्स गिव एक्शंस का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे जब भी फ्यूचर पैसिव आता है जब भी यहाँ पे आपके फ्यूचर पैसिव आता है, तो फ्यूचर पैसिव में हम क्या करते हैं, विल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं प्लस V3 के फॉर्म में।
अब विल गिव, यहाँ पे देखो विल गिव लिखा है तो इसको हम लगाएंगे विल बी गिवन। अब देखो जहां पे लिखेगा वो देखो द इंजेक्शन इज गिवन बाय द नर्स, गलत लिखा है बिल्कुल भी, इसको मैं लॉक नहीं करूंगा, इसको मैं, अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटा ही देता हूँ तब तो समझ में आएगा आपको। द इंजेक्शन इज गिवन बाय द नर्स, गलत चीज लिखी गई है, क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था वो यहाँ पे है ही नहीं, क्या नहीं है? विल बी यू गिवन। द इंजेक्शन वाज गिवन, वाज लगा दे, गलत चीज कर दिया, इंजेक्शन विल बी गिवन बाय द नर्स, दैट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच स्लोली, स्लोली एक प्रकार का कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो वो एक प्रकार का एडवर्ब हो गया, क्योंकि स्लोली क्रिया गति बताता है। 23 देखो, सी सेड टू हिम, जब भी देखो आपके पास कमांड वाली चीजें आए तो उसमें क्या करना होता है कि टोल्ड में बदलना होता है, प्लस टू लगाना होता है, प्लस वर्ब लिखनी होती है। अब देखो सी टोल्ड हिम टू ओपन द डोर, इट इज द राइट आंसर, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आगे क्यों गलत है सारे। सी सेड टू हिम टू ओपन द डोर, देखो यहाँ पे वैसे ही कर दिया, सी का सेट का सेट ही कर दिया, ऑर्डर कर दिया भाई, कमांड में ऑर्डर कहाँ से लग गया? सी सेड टू हिम ओपन द डोर, सेट टू कर दिया, देखो यहाँ पे मतलब अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, एक्टिव फॉर्म बतानी है इसकी। तो भाई ये एक प्रकार का, पहले तो टेंस पहचानना होता है, ये प्रकार का कौन सा टेंस है? वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बन गया तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव रखेंगे। हैज बीन फिनिश्ड जो यहाँ पे दिया गया है ये वाली चीज, इसको हम हैज फिनिश्ड में कवर करेंगे। देखो यहाँ पे सी फिनिश द वर्क, गलत चीज, सी फिनिश द वर्क, गलत चीज, सी हैज फिनिश द वर्क, दैट इज द राइट आंसर, हैड तो कहीं पे भी नहीं लगेगा, समझ गए? तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अब हम लोग फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिजिक्स को लास्ट में रखा है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर फोबिया है। ठीक है, अब की बार फिजिक्स का पेपर कैसा रहेगा वो आपको बताना है, अगर नहीं बताना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कैसा रहेगा। मैं तो 3 साल के पेपर देखूंगा और जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनसे मिलूंगा, तो उनके भी यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने है बहुत अच्छे क्वेश्चन, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में टाइप किए हैं, पर्टिकुलर लिखा है कि ये हिंदी में है ये इंग्लिश में है, और चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्लिक ड्यूरिंग अपवर्ड मोशंस, द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी, एक वस्तु है जो भूमि के तिरछे ऊपर से फेंका गया है, नीचे की ओर गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसकी शक्ति दी गई है? तो क्या होता है, पहले तो तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए दोस्त। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है P बराबर F.V। तो ड्यूरिंग द मोशन अगर हम लोग देखेंगे, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन अगर हम लोग देखेंगे, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन देखेंगे तो वर्टिकल, सॉरी यहाँ पे इसका मैं एक चीज और भी बता देता हूँ, वी वाई मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी, वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देखो जब भी हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी मूव करेगी, यानी इंक्रीज करेगी। जब वो इंक्रीज करेगी तो पावर डिलीवर्ड बाय जो ग्रेविटी होगा वो भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे गिरते समय जो ऊर्ध्वाधर होता है वेग बढ़ता है, तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं होगा वो मैं तब तक बताता रहूँगा। देखो पहले क्वेश्चन को देखो, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ओब्लिक, तिरछी ओर से भूमि की तिरछी ओर, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी। देखो पावर बाय ग्रेविटी क्या होता है? पावर बाय ग्रेविटी क्या होता है? P इज इक्वल टू F.V, यानी mg वेलोसिटी वर्टिकल में लगेगी। तो जब भी हम ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो डिलीवर्ड होगी ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, इसीलिए पावर बाय ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, टोटल वर्क डन इज अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एप्लीकेबल। तो किस में एप्लीकेबल होता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड ऑलवेज। यहाँ पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ऑलवेज वैलिड। अब ये ऑलवेज वैलिड हो गया तो इसका क्या मतलब है? रेस्पेक्टिव द टाइप ऑफ फोर्स हम इनिशियली देखें तो वो इनर्शियल फेम में होते हैं। किसमें?
ओनली इनर्शियल फ्रेम में होते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप शायद ही नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपकी प्योर एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, और आप अगर कॉन्सेप्ट से अच्छे से पढ़ते होंगे तो फिजिक्स भी अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टफ लेवल का मैंने मॉडल पेपर बनाया है। इतना भी टफ नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कि आपकी खोपड़ी खोल देगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करती है वो आपको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करती है वो, ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड्स, बिल्कुल, वो भी वो एक केवल संरक्षी को भी दर्शाती है। एज अ नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, जो संरक्षी बल होते हैं उनके द्वारा भी किए गए कार्य को ऋणात्मक रूप से भी, बिल्कुल। एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक रूप से, बिल्कुल। ऑल ऑफ द जो दीज दिए गए, यानी कि सारी चीजें इसमें सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ 25 जूल 250 जूल वर्क डन इज अ स्लाइडिंग 5 kg ब्लॉक, देन अप एन इंक्लाइंड प्लेन द हाइट ऑफ 4 मीटर, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शंस। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको बताना है, तो वो क्या होगा वो बताना है आपको। देखो पहले मैं टोटल, अगर टोटल वर्क में बात करूं तो 250 जूल दिया गया है। अगर हम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी बात करें, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी बात करें, तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करें तो mgh लगेगा। mgh बोले तो 5 इंटू 10 इंटू 4, तो कितना हो गया 200 जूल। अब 200 जूल निकल आया। अब 250 से हम 200 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 50 जूल, जो कि गलत है ना, गलत है। अब देखो वर्क डन कितना था 250 था, वर्क डन बाई मैन 250 था, गेन पी कितनी निकली, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी निकली, वो निकली हमारी 200 जूल। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 50 जूल, लेकिन जो 50 ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 50 जूल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 जूल जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा, क्योंकि 50 जूल लॉस्ट इन अ फ्रैक्शन में हुआ है ना। अब देखो एक मैन है जो कैरीज करता है अपने कैरीज करता है लोड ऑन हिज हेड थ्रू डिस्टेंस थ्रू 5 मीटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज डन, द वर्क इज डन व्हेन ही। तो वर्क डन व्हेन ही का मतलब क्या हो गया वो आपको बताना है। तो एक व्यक्ति है जो अपने शरीर पर, अपने सर पर भार लेकर 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो अधिकतम कार्य किया जाता है, तब वह कितना कार्य किया जाता है। तो मूव्स इट ओवर इज इंक्लाइंड प्लेन, मतलब क्या हो गया इसका, इंक्लाइंड प्लेन में मूव करता है वो, इन तिरछे तल की ओर जाता है, या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ जाता है, या वर्टिकल अपवर्ड की तरफ जाता है, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। तो देखो पहले W बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, FD होता है। तो मैक्सिमम जो वर्क होगा, जो मैक्सिमम वर्क होगा वो डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू फोर्स। तो क्या होगा, एक वर्टिकल लिफ्टिंग हो गई, वर्टिकल लिफ्टिंग हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैक्सिमम वर्क होगा डन बाई, जब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग होगा फोर्स के, तो वर्टिकल लिफ्टिंग होगी ना, ऊपर की तरफ हम उठाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज बॉडी ऑफ इंक्रीज बाई 44%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द मोमेंटम। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये, देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर तो पहले 20 आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो बताता हूँ। देखो के ई बराबर, ये सीधा एक कन्वर्जन है, तो के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो 40% अगर यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग कर रहा है, 40% इंक्रीज कर रहा है, तो के ई बिकम्स कितना होगा, के ई बिकम्स होगा 1.44। अब जब के ई बिकम्स इतना होगा 1.44, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ई अंडर रूट हुए हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 1.44 निकालेंगे, तो इसका यानी कि 1.2 हो गया। तो मोमेंटम इंक्रीज बाय कितना, मोमेंटम इंक्रीज बाई 20%, मोमेंटम इंक्रीज बाई 20%। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द मोमेंटम इंक्रीज बाई 200%, इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कितना है वो आपको पता होना चाहिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखो 800% का दिया गया है, तो मोमेंटम इंक्रीज बाई 200%। ठीक है, तो P बिकम्स 3। देखो वस्तु का समय बढ़ जाता है, लेकिन उसकी गति जड़ता कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो बिकम्स 3%, 3P। तो देखो यहाँ पे जब हम के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल रहे थे पी स्क्वायर के, तो के ई कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, कितने 9 टाइम्स। तो इंक्रीज कर दिया कितना
इंक्रीज कर गया कितना 9 - 1, 9 - 1 इंक्रीज कर गया इंटू 100, तो ये कितना हो गया 800, क्योंकि यहाँ से घटेगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाता हूँ आपको, देखो थोड़ा ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। अब देखो कितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। देखो जब मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, मोमेंटम इंक्रीज बाई 200। अब 200 का मतलब क्या होगा कि जो P है, P बिकम्स 3P, P बिकम्स 3P, यानी कि संवेग कितना हो गया 3 गुना संवेग हो गया, 3 गुना संवेग हो गया। जब 3 गुना संवेग हो गया और हमने पढ़ रखा है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर, तो के ई इक्वल टू 9 टाइम्स हो गया। यहाँ पे देखो 9 टाइम्स हो गया। अब ये जब 9 टाइम्स हो जाएगा तो इंक्रीज कितना करेगा, एक इंक्रीज किया ना, तो 9 - 1 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो कितना हो गया 800 हो गया, तो इसका राइट आंसर 800 हो गया। ठीक है, चलिए वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्या होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, गलत चीज। ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव होता है गलत चीज, जीरो होता है गलत चीज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है कैन अपोज। यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो अपोज करता है। अपोज का मतलब क्या होता है, अपोज करता है, अपोज मोशन, तो इसमें नेगेटिव भी लगेगा और पॉजिटिव भी लगेगा। असिस्ट करता है वो मोशंस, मोशंस पॉजिटिव को, जिसमें हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे। एक पार्टिकल इज अ मूविंग स्ट्रेट लाइन अंडर द फोर्स प्रोपोर्शनल इस वेलोसिटी इज वर्क डन बाय द फोर्स मोमेंटम। तो किसके समानुपाती यानी प्रभाव, सीधी रेखा में पल जो है प्रभाव में चल रहा है, तो उसकी वेग के समानुपाती टी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखो टी बल द्वारा कितना कार्य किया होगा, तो यहाँ पे देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के होता है। अब ये होता है यानी कि फोर्स यानी कि जो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि इन टाइम अगर हम देखें, टाइम टी में देखें, टाइम टी में देखें, तो वर्क वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए इजी नहीं क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी खोपड़ी को खोल देंगे। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं कल से प्रॉपर आपको एमसीक्यूज क्लास देने वाला हूँ। जितनी भी सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग आपकी क्वेरीज है वो सारी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा आपकी बार सोचा आप लोगों के लिए। यार मैं कर इसीलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि यार हमको बहुत सारे काम से रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी सिलेक्शन भी स्टार्ट करके भी बंद कर दी। इसका बस एक ही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकालता हूँ, करूँगा। ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड, द रेट ऑफ चेंज काइनेटिक एनर्जी इज। एक बॉडी है जो प्रोजेक्ट करती है वर्टिकल अपवर्ड में, रेट ऑफ द चेंज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया वो आपको बताना है। देखो ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेकिन कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे देखो जो रेट ऑफ चेंज के ही निकालेंगे अगर हम, पावर के बराबर होगा, पावर के बराबर होगा तो पावर बराबर पावर इनटू वी होता है, पावर डॉट वी होता है। लेकिन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, देखो यहाँ पे क्या देखा, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन क्या होगा, ग्रेविटी अपोज करेगा, ग्रेविटी अपोज करेगा, ग्रेविटी अपोज वर्टिकल, अपोज वर्टिकल। अब सॉरी, ग्रेविटी अपोज वेलोसिटी, यहाँ पे वर्टिकल कहाँ गया है, ग्रेविटी अपोज वेलोसिटी, तो एक प्रकार का पावर कैसा होगा वो नेगेटिव होगा, पावर कैसा होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पे ऐसे ही पूछ रखा था। अब देखो इफ ए फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन अ पार्टिकल along x axis, the work done is a moving at from x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू a। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्म लगेगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो वर्क होता है, वर्क को अगर हम एफ डी एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, इंटीग्रेट के एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये निकलेगा यहाँ से के एक्स का पावर 3 अपॉन 3, तो यानी कि 0 टू ए, 0 टू ए। ठीक है, 0 टू ए, जिसका राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स हाफ द मोमेंटम बिकम्स, तो हाफ का मतलब क्या होगा, ये हो गया, हाफ का 2 गुना होगा। लेकिन देखो कैसे, देखो यहाँ पे के ई इज इक्वल टू, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के ई हो जाएगा। जब ये अंडर रूट के होगा तो हाफ के ई बराबर अगर हम निकालेंगे, हाफ के ई निकालेंगे तो मोमेंटम्स 1/2 अंडर रूट हो जाएगा टाइम्स, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल लगेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं करोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ लगेंगे।
एक ब्लॉक है जो स्लाइड करता है डाउन थ्रू रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी। तो कैसा होगा डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, तो वो होगा नेट फोर्स जीरो। लेकिन कैसा होगा देखो मैं बताता हूँ, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है वो नेट फोर्स उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन पावर ग्रेविटी में देखो, अगर पावर बाय ग्रेविटी देखो तो पावर लॉस्ट हो गया, यहाँ पे पावर लॉस्ट हो गया ड्यू टू फ्रैक्शन, है ना, ड्यू टू फ्रैक्शन। पावर यहाँ पे खत्म हो गया ड्यू टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कारण पावर खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। अब देखो, एक बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद स्पीड v, स्टॉप्स इन डिस्टेंस x, द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स सॉरी 6 नंबर। रिटार्डिंग फोर्स के बारे में आपको बताना है। तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया, अवरोधक बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अवरोधक बल को कैसे निकालते हैं, देखो वर्क जो होता है, वर्क होता है चेंज इन के ई। चेंज इन के ई का मतलब क्या हो गया, जीरो से लगा के एम वी स्क्वायर बाई टू, एम वी स्क्वायर बाई टू का माइनस एम वी पॉइंट टू। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया, क्योंकि जब वस्तु रुकती है तो के ई घटती है, जब के ई घटती है तो कार्य कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। in which case the work in which case the work in which case the work तो बताइए, इन विच केस द वर्क डन इज मैक्सिमम, डन इज मैक्सिमम, डन इज मैक्सिमम, डन विद मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो बल इज परपेंडिकुलर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, बल की विपरीत दिशा में, या फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट समानांतर में, वह फोर्स वेरीज साइनसली, जो साइंस का जो यूजली नियम दिया गया है वो में बदलता है। तो किस में बदलता है वो आपको बताना है। देखो जो फोर्स होता है वो पैरेलल क्या करता है, होता है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जो मैक्सिमम मैक्सिमम व्हेन थीटा जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो यानी कि जो बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो ये क्या हो गया, बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में है तो कार्य भी अधिकतम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, a lift is moving upward with a uniform velocity, the power is supplied by the motor, पावर इज सप्लाइड बाई मोटर का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू एम जी, इक्वल टू एम जी वी। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो शून्य का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू एम जी इक्वल टू पावर, एंड पावर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी वी। ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे जो कि यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो फॉर्मूले बेस अप्लाई होंगे। अब देखो सीन का पेपर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछ लिया कि भाई बताओ पावर का फॉर्मूला कैसा होता है, जो कि पहले पेपर में मैंने कराया था। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी, और मतलब हमारे हिसाब से पेपर टफ बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो माइंडली शार्प हो। ऐसे लोगों की नहीं कि हलवा पढ़ के चलेंगे और हलवा हलवे निकाल देंगे, ऐसे नहीं यार। ठीक है, थोड़ा हमारे हिसाब से ये जो नोबल प्रोफेशन है इसमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो शार्प हो माइंड से। अगर आप छोटे मोटे, अगर आप कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे आप अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे क्या ही कर पाएंगे। खैर उसकी मैं बात नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ मोमेंटम से बॉडी इंक्रीज बाई n टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इंक्रीजेस बाई, तो किससे इंक्रीज होगा वो आपको बताना है। तो देखो कैसे इंक्रीज हो गया, जब भी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, यानी कि इफ मोमेंटम बिकम्स n टाइम, जब n टाइम्स तो के ई बराबर कितना हो गया, के ई बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि के ई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1.2 mv स्क्वायर होता है, तो ये n टाइम्स भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो n स्क्वायर टाइम हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो यानी कि एरिया अंडर यानी कि एफ और एक्स ग्राफ क्या गिव करता है, वो वर्क डन को डिस्प्लेस करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। मोमेंटम का तो अलग ही काम है, पावर का भी अलग काम है, एनर्जी का भी अलग काम है, तो समय का भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एक पार्टिकल है जो मूव करता है सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होगा, एक कण है जो समान वेग से वर्ती पथ पर चलता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तो वो आपको बताना है। देखो जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो इसका जो वर्क होगा, वर्क होगा वो जीरो होगा, तो इसका वर्क होगा वो जीरो होगा, है ना। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स, तो वर्क डन स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। अब स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, जब -1.2 के एक्स होता है, -1.2 के एक्स, इसको होता है क्या बराबर, यू एक्स बराबर, है ना, यू एक्स बराबर, यू एक्स बराबर, क्योंकि जो स्प्रिंग होता है अगर वो स्प्रिंग फोर्स इज रिस्टोरिंग, तो वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इनटू टाइम एंड इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, तो वो होता है, यहाँ पे फार्मूला पूछ लिया शायद, तो वो हमारे इक्वल होता है फर्क के, नहीं देखो पहले यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो पावर इनटू टाइम होता है वर्क के, लेकिन वर्क बराबर होता है एनर्जी, क्योंकि वर्क का यहाँ पे काम ही नहीं है, वर्क का यहाँ पे काम ही नहीं है, तो वर्क बराबर होता है एनर्जी के, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी इज मूविंग अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी वो आपको बतानी है, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कैसे रहेगी वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे वो क्या होता है, इन कंजर्वेटिव फोर्स की मैं बात करूंगा, इन कंजर्वेटिव फोर्स की मैं बात करूंगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, तो कंजर्व का मतलब क्या हो गया, वो बहुत आप अच्छे से जानते हैं, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉडी थ्रू अपवर्ड रिटर्न टू द सेम पॉइंट, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया वो आपको बताना है। देखो इनिशियल अगर मैं बात करूंगा, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होता है वो सेम होता है, जब वो सेम होता है, जब वो सेम होता है तो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क डन बाय, नेटवर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, वो जीरो होता है, वो जीरो होता है, तो इसका राइट आंसर सी। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इफ स्पीड ऑफ बॉडी डबल्स द पावर ऑफ द सेम फोर्स बिकम्स, यानी कि किसी वस्तु पर अगर वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो समान बल की शक्ति क्या होगी, आधी हो जाएगी या डबल हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी या 8 टाइम्स हो जाएगी, वो आपको बताना है। दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चंस एंड आप अच्छे से कर लेंगे। सो यदि कोई वस्तु है आपके पास, अगर उसको हम दुगना कर देंगे, देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है एफ वी, एफ वी होता है, तब एफ वी मतलब होगा कि अगर हम स्पीड को डबल कर दें, स्पीड को अगर हम लोग डबल कर दें तो पावर भी डबल हो जाएगा, पावर भी डबल हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाफ तो नहीं होगी, 4 टाइम्स भी नहीं होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगने वाला, तो इसका राइट आंसर डबल हो जाएगा। अगर 4 हाफ हो और 4 टाइम्स 8 टाइम्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो एफ ही है, स्पीड डबल हम कर रहे हैं, तो तभी हम पावर को भी डबल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो फिजिक्स के मैंने सारे आपको क्वेश्चंस कराए, एंड केमिस्ट्री में मैंने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, उसका रीजन ये था कि वो थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन ये जो पेपर था बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, एंड कोई भी बच्चा अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेगा, दैट्स आई विल गारंटी कि आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग इतना फास्ट हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। और जैसा मैंने हर बार आपसे बताया है कि मैं कोई मॉडल पेपर ऐसे रैंडम नहीं कराता, पहला मॉडल पेपर मैंने बहुत ईजी कराया था, उसका एक ही रीजन था कि मैं चेक करना चाहता था कि कितने लोग कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं। देखो कितने लोगों को आसान चीजें पसंद होती हैं, टफ कोई भी चीज पसंद नहीं होती। तो ये जो क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ, एग्जाम तक पता नहीं कितने मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे, और लास्ट जो अप्रैल है वहां से हम लोग मॉडल पेपर फुल स्टार्ट करेंगे, प्रतिदिन एक मॉडल पेपर होगा, ठीक है। तो कल से हम लोग बायोलॉजी एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले, सब्जेक्ट की जितनी भी क्वेरीज हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आपने मॉडल पेपर 6 को पूरी ऑनेस्टली के साथ फॉलो किया है तो यूपीएससी 2026 पैटर्न को काफी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।